Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So students, आज है 23rd of January, तो एक तो हम ये समझेंगे कि आज का जो डेट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन एनी केस आपके एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनके क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे मैं क्लैट की बात करूं, एलेट की बात करूं या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट की बात करूं, तो उसके अंदर में डेट्स पूछी जाती हैं और जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं वो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड as has been the case, like I've already told you earlier also, कि बहुत बार आपको जो न्यूज हेडलाइन होती है वो किसी फोटोग्राफ में भी मिल सकती है. जैसे कि हम इस बार का एलेट का पैटर्न देखें तो उन्होंने एक दो हमारे जो क्लासिकल डांसेस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था. तो कोई फेमस फोक डांस है, हमारे क्लासिकल डांस है, इनके बारे में भी बहुत बेसिक डिटेल आपके पास में होनी चाहिए. इसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे कि बोर्ड ऑफ पीस जो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसको अनाउंस कर दिया गया है, तो उसके अंदर में भी मेंबर्स कौन है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. इंडिया, वी नो कि इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अभी कुछ कम्युनिकेशन नहीं किया है. इट माइट बिकम पार्ट ऑफ इट माइट नॉट, पॉसिबली इट वुड नॉट. तो उसका रीजन क्या है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे. उसके अलावा मेती कुकी का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर के अंदर में, आई एम श्योर हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इस बारे में पता होगा. तो वो भी वापस से न्यूज में आया बिकॉज ऑफ वन एब्डक्शन एंड किलिंग. ओके. और फाइनली एक इंडियन एक्सप्रेस से एक और आर्टिकल है जिसमें हम जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके इंप्लीमेंटेशन को लेके जो रूल्स आए हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, उसको भी डिस्कस करेंगे. ओके. तो जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से रहेंगे. बट सबसे पहले आज का डे क्या है, 23rd ऑफ जनवरी. और 23rd ऑफ जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस. और पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नन अदर देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस. तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23rd जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसलिए हम इस दिन को कमेमोरेट करते हैं एज पराक्रम दिवस. पराक्रम का मतलब क्या होता है, आपकी वेलर, ब्रेवरी. ओके. तो यहां पे ये जो आपका इस बार वाला जो आपका पराक्रम दिवस है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129th बर्थ एनिवर्सरी को है. तो 129th बर्थ एनिवर्सरी ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर एक स्टेप आगे जाके आपसे ये सवाल पूछ सकता है, कॉम्प्लिकेट कर सकता है. ओके. एंड ये जो सेलिब्रेशन है मैंने पराक्रम दिवस का, ये कोई हम बहुत सालों से नहीं कर रहे हैं. इट वाज ओनली इन 2021, यानी आज से 5 साल पहले जब 125th बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस की, तब से ही हमने ये चीज करी है. एंड आई नो मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में. ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ही प्लेड अ की रोल इन इंडियाज गेटिंग इंडिपेंडेंस ऑल्सो. और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एक्ट्स भी करे थे जो भी आपको पता होने चाहिए. जैसे कि उनका बहुत फेमस स्लोगन क्या है, जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि 4 स्लोगन्स आपको दे दिया और पूछा जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या था. आई एम श्योर एवरीवन वुड बी एबल टू आंसर. उन्होंने क्या कहा था, आज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम. तो ये उनका बहुत फेमस स्लोगन है. इसके अलावा बहुत बेसिक्स डिटेल्स, लाइक उनका बर्थ कब हुआ था, 23rd जनवरी को बर्थ हुआ था, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है. ओके. एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर में ब्रिटिशर्स इंडियन सिविल सर्विसेज कंडक्ट कराते थे टू बिकम अ ऑफिसर इन द सिविल सर्विसेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो उसको उन्होंने बहुत ही यंग एज पे क्लियर कर दिया था. बट जस्ट आफ्टर ईयर एंड हाफ उन्होंने रिजाइन करके फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर लिया था. Later on, he twice became the chairman of the Indian Congress also. Indian National Congress के वो head भी बने थे. But सबसे importantly, he became very famous when he led the Indian National Army. ठीक है, आजाद हिंद फौज जो थी आपकी, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, उनको उन्होंने लीड करा था. अब देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई जगह आप पढ़ोगे कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, which is factually not correct. ओके. कई जगह पे क्या लिखा होगा, फाउंडर और लीडर. और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आपका मिस फैक्ट है, ये आपको न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा, गूगल सर्च में मिल जाएगा. बट व्हाट यू नीड टू नो इज कि इंडियन नेशनल आर्मी की फाउंडेशंस उन्होंने नहीं करी थी, बट यस व्हेन ही बिकेम द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी तब वो बहुत फेमस हुई थी. तो इंडियन नेशनल आर्मी के एक्चुअल में फाउंडर कौन थे, सो इट वॉज मोहन सिंह. ओके. तो ये आर्मी के अंदर में सोल्जर थे मोहन सिंह.
ही वॉज एन ऑफिसर इन द आर्मी, और इन्होंने आईएनए की स्थापना सिंगापुर में करी थी। दीज वर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिनको जापान ने करा था, एंड देन मोहन सिंह रिक्वेस्टेड कि आप मुझे यहाँ पे एक आर्मी क्रिएट करने दीजिए इंडियन नेशनल्स की, एंड वी वुड हेल्प यू आउट इन डिफीटिंग द ब्रिटिशर्स। और उसके बाद में जब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, जब उनकी मीटिंग होती है मोहन सिंह से, तो देन मोहन सिंह रिक्वेस्ट सुभाष चंद्र बोस, लुकिंग एट हिज पर्सनैलिटी, लुकिंग एट हिज लीडरशिप स्किल्स, कि आप इसको लीड करिए, एंड देन ही बिकम्स द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। और उसके बाद से इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। ओके, एंड ऑल्सो इन्होंने पहली फ्री इंडिया की गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, आजाद हिंद गवर्नमेंट। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां था? सिंगापुर में था, लेकिन फॉर्म किसने करी थी? इन्होंने करी थी, और इनका ये फेमस स्लोगन भी है। ओके, सो दिस इज विद रिगार्ड टू टुडेज डेट 23rd ऑफ जनवरी, विच इज पराक्रम दिवस। चांसेस आर वेरी हाई कि सिंपली आपसे पराक्रम दिवस का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है, बट फिर भी 2 या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आपके एक फ्रीडम फाइटर भी हैं, तो हिस्ट्री के टॉपिक से भी ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो उसके लिए आपको ये फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। अब ये जो न्यूज है ये एलेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पे इस टाइप के फोक डांसेस पहले पूछे जा चुके हैं, बट एट द सेम टाइम इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं वो क्लैट में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ उसमें पूछे जाएंगे। सो देयर वाज दिस जस्ट वन फोटोग्राफ, जिसमें एक परफॉर्मर है जो थय्यम डांस होता है, थय्यम फोक डांस होता है, परफॉर्मिंग आर्ट होता है, इसको अभी आपका शोकेस कर रहा है। ओके, तो ये थय्यम क्या होता है? तो इंडिया सो वाइब्रेंट कल्चर, और हर स्टेट के अंदर में डिफरेंट रीजन, स्टेट के अंदर में भी रीजन्स होंगे जहां पे एक डिफरेंट कल्चरल फिनोमिना चल रहा होगा, और वैसा ही एक परफॉर्मिंग आर्ट जो है थय्यम करके, वो बहुत फेमस है। कहां पे? नॉर्दर्न केरला एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। ओके, प्राइमरली ये नॉर्थ केरला के अंदर में, और केरला से बॉर्डर टच होती है कर्नाटका में, तो कर्नाटका के पार्ट्स में और नॉर्दर्न केरला के अंदर में ये बहुत ही फेमस फोक डांस ट्रेडिशन है। ओके, एंड इसके आगे रिचुअलिस्टिक लिखा है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं आपके रिलीजन से भी कनेक्ट होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डांस? तो थय्यम के अंदर में इस तरीके से आप पूरा मुड्डी पहन के, ड्रेस पहन के एक रिचुअलिस्टिक डांस परफॉर्म करते हो, जिसके अंदर में जो थय्यम होता है, जो पर्सन उसको परफॉर्म करता है, उसको एक डीएटी कंसीडर किया जाता है। ही इज कंसीडर्ड डीएटी, कि किसी डिवाइन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहां पे बहुत कॉमन है कि जो गॉड है वो उस पर्सन की बॉडी के अंदर में आ चुका है, तो कुछ वैसा ही कंसेप्ट जो है यहां पे लिया जाता है कि टेम्परली उनको डिवाइन की तरह ट्रीट किया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज थय्यम की ये है कि थय्यम के अंदर में जो ये डांस परफॉर्म करते हैं, ये परफॉर्मिंग आर्ट करते हैं, यूजुअली दे कम फ्रॉम अ लोअर कास्ट ऑफ द सोसाइटी। तो लोअर कास्ट से आते हैं, लेकिन एटलीस्ट एट द मोमेंट जब वो डांस परफॉर्म करते हैं, तो इवन जो हाई कास्ट के लोग होते हैं वो भी उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, दे गो एंड वर्शिप दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं यहां पे एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट वहां पे जो कास्ट लाइंस होती हैं वो पूरी ब्लर हो जाती हैं। ओके, ज्यादातर जो थय्यम्स है, बिकॉज रिचुअलिस्टिक होते हैं, तो वो शैविज्म, शक्तिज्म, शिव शक्ति से, और वैष्णविज्म, इन सबको डिनोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी टेलिंग भी इसके अंदर में करी जाती है। ओके, मोर ओवर यूजुअली जो थय्यम डांस होता है वो मेल परफॉर्म करते हैं, बट इसके 450 टाइप के ऐसे थय्यम डांस होते हैं, जिसमें से एक है देवकुट्टू थय्यम, जिसके अंदर में विमेन परफॉर्म करती हैं। ये एकमात्र ऐसा थय्यम डांस है जिसके अंदर में विमेन परफॉर्म करती हैं। बाकी सारे डांसेस के अंदर में इट इज द मेल परफॉर्मर जो इसको परफॉर्म करते हैं। अब अगेन यहां पे फिर से मैं एक और मूवी की बात करूंगा, विच इज अ वेरी फेमस मूवी नाउ, कंतारा करके। कंतारा जो है वो कर्नाटका के जो रिचुअल्स हैं, कर्नाटका का जो फोक कल्चर है उस पर बेस्ड है, और वहां पे भी इसी टाइप का थय्यम टाइप का ही एक डांस होता है, और बहुत ज्यादा कोरिलेशन भी है, क्योंकि उसके अंदर में भी कंसेप्ट सेम है कि जो परफॉर्मर होता है उसको भी डीटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ओके, एंड कहीं ना कहीं वो यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, ऑडियंस है, उनको कोई स्टोरी बता रहा होता है उस गॉड की। ओके, तो किस डांस की मैं बात कर रहा हूं, उसको बोलते हैं भूतकोला। ओके, तो भूतकोला जो है डांस है जी आपका, ये कर्नाटका का डांस है, इट्स अ कर्नाटका फोक डांस। तो अगर आपने कंतारा की मूवी या कंतारा का कोई सॉन्ग सुना होगा, मेन जो उसके वीडियोस आते हैं, अगर आपने वो देखे होंगे, तो उसके अंदर में ये इजीली आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, यू कैन इजीली फाउंड दिस डांस। ओके, सो दिस इज विद रिगार्ड टू भूतकोला। तो बहुत बार जो न्यूज होती है उसके लिए हमें कोई जरूरी नहीं हम किसी आर्टिकल पे जाएं, हमें ये जो इंफॉर्मेशन है यहां से भी मिल जाती है। Okay, so I am looking at your comment box. If any questions you have, you can always ask in the comment box. Okay, next पे move कर जाते हैं।
ओके अब आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पे, विच इज कि अभी बोर्ड ऑफ पीस जो यूएस ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसकी मीटिंग जो है स्विट्जरलैंड डेवोस के अंदर में इसको वहां पे अनाउंस किया गया है एंड अराउंड 19 नेशंस हैव पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बोर्ड ऑफ पीस ऑल्सो। ओके अब ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है, तो इसका पूरा कंटेक्स्ट पूरी हिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। इन केस आपको इसका बैकग्राउंड समझना हो तो वो इजराइल गाजा वाला कंफ्लिक्ट है वो समझना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लैट प्रेप के यूट्यूब चैनल की लिस्ट में जाना है, वहां पे आपको इजराइल गाजा वाला वीडियो सर्च करना है, आपको इजीली मिल जाएगा इजराइल गाजा कंफ्लिक्ट और आप इजीली उसको कर सकते हैं। ओके फिर भी आपका जो ये इजराइल का अगर मैं मैप बनाता हूं इस तरीके से, तो इसमें इस साइड में आपका वेस्ट बैंक है और यहां पे आपका गाजा है। ओके और ये गाजा वो पीस ऑफ लैंड है जो गाजा प्लस वेस्ट बैंक जो पैलेस्टीन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ओके और अक्टूबर 7 2023 अक्टूबर 7 2023 से इजराइल जो है वो गाजा में हमास को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिलिट्री एक्शन ले रहा है, जिससे क्या हुआ है पूरा का पूरा गाजा डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो मच सो कि यहां पे इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन नीड की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन इसमें नीड्स हैं यहां पे। ओके ह्यूमैनिटेरियन यहां पे हेल्प की रिक्वायरमेंट है। ओके तो उसी कंटेक्स्ट के अंदर में यूएस ने इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में या इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर कंडक्ट कराया था, जिसके फेज 1 के अंदर में हॉस्टेज एक्सचेंज था। फेज 2 जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है। फेज 2 के अंदर में जो मेन पार्ट है वो एक क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ पीस है। तो यहां पे फेज 2 अब इंप्लीमेंट हो रहा है। अगेन मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इन केस किसी को कोई डाउट है तो आप इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट का वीडियो देखिए, आपको ये सारा डिटेल में वहां पे डिस्कस्ड है, तो उसके लिए आपको वो MIT देखनी पड़ेगी। एनीवे तो यहां पे बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा कॉन्स्टिट्यूट करा है। व्हाट एग्जैक्टली इज बोर्ड ऑफ पीस, तो बोर्ड जैसे किसी कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ऐसे ही गाजा में पीस करने के लिए, गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका वापस से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा क्रिएट करा है। और इसको लीड कौन कर रहा है, तो बिकॉज ये यूएस का इनिशिएटिव है, सो इट इज गोइंग टू बी लीड बाय द यूएस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ डोनाल्ड ट्रंप। ओके अभी यहां पे मैं आपको ये क्लियरली ये तो नहीं कह सकता कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसको लीड डोनाल्ड ट्रंप करेंगे या जो यूएस का प्रेसिडेंट होगा वो लीड करेगा। ऑल्दो अभी अगले 3 साल और बचे हैं आपके यूएस प्रेसिडेंट के टर्म के, तो 3 साल के अंदर में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। बट व्हाट आफ्टर 3 इयर्स के बाद वुड इट बी डोनाल्ड ट्रंप और यूएस प्रेसिडेंट, उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन दिखे यूएस प्रेसिडेंट तो उसको टिक कर देना, डोनाल्ड ट्रंप दिखे तो उसको टिक कर देना। आई डाउटेड एग्जामिनर आपसे दोनों ऑप्शन दे देगा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और आपको आंसर करना है। लेकिन अगर आपके एग्जामिनर ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों ऑप्शन दे दिए तो आप क्या करोगे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा उस केस के अंदर में आप डोनाल्ड ट्रंप को ट्रिक करके आना, क्योंकि ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है, तो पॉसिबली इसने अपने आप को बोर्ड ऑफ पीस का यहां पे हेड बनाया होगा। ओके एनीवे सो एज आई वाज सेइंग कि बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा जो है यहां पे एक यूएस लेड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब यह है कि सिर्फ इसमें यूएस के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें रहेंगे। ओके फाइनली इसका एम क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहां से इसको गाजा को डीमिलिटराइज करने के अंदर में क्या क्या डिसीजंस लेने हैं वो कौन लेगा, वो बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा ही लेगा। तो यहां पे हमास को डिसमेंटल करना, हमास को डिसमेंटल करना इसका प्राइमरली गोल है, डीमिलिटराइज करना है गाजा को, कि गाजा के अंदर में कोई भी वायलेंट एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। सेकंड इज योर रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक रिकवरी, सो इट हैज आस्क्ड डिफरेंट कंट्रीज टू कम देयर एंड कंट्रीब्यूट फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक रिकवरी। एंड फाइनली टू बिल्ड द ग्राउंड फॉर ट्रांजिशनल गवर्नमेंट ऑल्सो, कि एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की तरह फॉर्म करेगा और फिर फ्यूचर में जाके एक स्टेबल गवर्नमेंट जो गाजा और वेस्ट बैंक या फिर हम कहें पैलेस्टीन को यहां पे गवर्न कर पाएगी, बेटर तरीके से गवर्न कर पाएगी। तो उस एम के साथ में यहां पे हमने बोर्ड ऑफ पीस जो है यूएस ने यहां पे क्रिएट करा है। ओके अब ये क्या है, ये जो आपको नेक्स्ट पॉइंट दिख रहे हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है देखो मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि इस न्यूज एनालिसिस के अंदर में मैं आपको वो चीजें बताऊं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। जैसे कि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो जीके में, लीगल में, या आज के टाइम में देखा जा रहा है कि करंट अफेयर्स इंग्लिश में भी आ रहा है, तो उसमें पूछ सकते हैं कि इसका लीगल बेसिस क्या है, कि भाई बोर्ड ऑफ पीस जो है इसको लीगैलिटी कहां से मिलती है, इसको वैलिडिटी कहां से आती है। तो ये जो आपका बोर्ड ऑफ पीस है, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है
इसको यहां पे लीगैलिटी मिलती है फ्रॉम अ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 2803, लास्ट ईयर का ही रेजोल्यूशन है 2803। ये नंबर यस आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई कौन सा सिक्योरिटी काउंसिल है जो बोर्ड ऑफ पीस को यहां पे लीगैलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2803 इज द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। हाउएवर ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस को रिकॉग्नाइज करता है, बट ये उसको यूएन के अंडर में नहीं डालता है। यानी कि समझने की बात क्या है कि उसको यहां पे लीगैलिटी तो प्रोवाइड करी है, बट इट डजंट मीन कि जो बोर्ड ऑफ पीस है वो यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है। इट इज नॉट अंडर यूनाइटेड नेशन, इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ओके, अब जब रेजोल्यूशन 2803 पास करा गया था, उसमें जो 15 मेंबर्स हैं, तो आई एम श्योर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, ये आपको पता होगा। ओके, जिसमें से पांच तो हैं परमानेंट मेंबर्स और 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ओके, जो रोटेशनल पीरियड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, तो 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर्स। अब आपको एक काम करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर में आप मुझे बताइए कि ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं। लेट्स सी, सबसे पहले पांचों परमानेंट मेंबर्स के नाम करेक्टली कौन बताता है कमेंट बॉक्स के अंदर में। सो लेट्स सी अबाउट दैट। बट जो 15 मेंबर्स थे उसमें से 13 ने तो फेवर में वोट करा है, इसके 13 लोगों ने फेवर में वोट करा है। 2 कंट्रीज रशिया और चाइना, उन्होंने एब्सटेन किया था। तो जब ये रेजोल्यूशन पास हो रहा था, जिसके अंदर में जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर रेजोल्यूशन ऑफ गाजा है, जिसके अंदर में बोर्ड ऑफ पीस का रिकॉन्स्टिट्यूशन बताया हुआ है, उसमें रशिया और चाइना ने एब्सटेन करा था और 30 ने फेवर में करा था। ओके, नेक्स्ट, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, इसकी वैलिडिटी क्या है? तो जब भी कोई रेजोल्यूशन आता है तो उस केस के अंदर में उसको वापस से कब कंसीडर करना है, रिकंसीडर करना है, या कब तक ही उसकी वैलिड रहेगी, वो उसी रेजोल्यूशन में होता है। जैसे कि इस केस के अंदर में इट वुड बी वैलिड टिल 31 दिसंबर 2027। तो पॉसिबल है इस डेट के बाद अगर ये रेजोल्यूशन फॉरवर्ड नहीं होता है तो बोर्ड ऑफ पीस की जो ऑथराइजेशन है सिक्योरिटी काउंसिल में, जो उसको यूनाइटेड नेशन के अंदर में लीगैलिटी मिलती है, वो एंड हो जाएगी। तो उसके बाद में फिर भी पॉसिबल है कि कंटिन्यू करे, बट सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में अब इसकी कोई लीगैलिटी नहीं बचेगी। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, अब आते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विच इज कि इसको लीड कौन करेगा। तो ये मैं वैसे पहले भी क्लियर कर चुका हूं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका प्रपोज चेयरपर्सन कौन है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ओके, तो यहां पे ये चेयरमैनशिप उन्होंने खुद को गिफ्ट कर ली है कि मैं ही इसका चेयरमैन रहूंगा, एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैं इस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को लीड कर रहा हूं। ओके, ऑल्दो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप थोड़े बहुत उनके वीडियोस देखोगे तो उसमें वो खुद को ही पैट कर रहे हैं ऑन द बैक कि यस आई एम गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ दिस, अदर्स हैव रिक्वेस्टेड मी। ओके, वी नो वन नोस की क्या है। इसके अलावा इसमें और क्या है, इसका स्ट्रक्चर में और क्या है, तो 2 एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं, एक फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और एक गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। ओके, अब देखिए यहां पे फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड और गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, वैसे तो 2 एग्जीक्यूटिव बोर्ड होने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम होता है इंप्लीमेंट करना। तो अगर ये भी इंप्लीमेंटिंग बॉडी, ये भी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है, तो अब इनमें कंफ्लिक्ट होगा, तो फिर वो कैसे रिजॉल्व होगा। एनीवे, यहां पे फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी को आप ऐसे समझो कि ये डिसीजंस लेगा, दिस इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी, और ये जो गाजा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बोर्ड जो है, ये इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। ओके, ये इंप्लीमेंट करेगा, वो डिसीजन लेगा कि क्या करना है। तो इसके अंदर में तो जो फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इसमें तो डिफरेंट कंट्रीज रिप्रेजेंट रहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल कि अभी हमने क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया ने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन अभी क्यों नहीं किया है, या उसको कम्युनिकेट क्यों नहीं किया है। तो अगर इंडिया इनकेस ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है, या जिन कंट्रीज ने मेंबरशिप एक्सेप्ट करी है वो इसके पार्ट नहीं है, वो फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पार्ट है। ओके, तो हाई लेवल फिगर्स होंगे जो डिप्लोमेसी डेवलपमेंट में वर्क करते हैं, जैसे कि फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर टॉनी ब्लेयर, वो इसके पार्ट हैं। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो भी इसके मेंबर हैं। इसके अलावा एक गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, जो भी यहां पे बोर्ड ऑफ पीस डिसीजन लेगा उसको ग्राउंड्स पे इंप्लीमेंट उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का होगा। ओके, तो इस तरीके से इसका एक लीगल सेटअप दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसकी मेंबरशिप किस किस की है। तो वी नो करंटली, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 23 जनवरी, और अभी जो टाइम चल रहा है 1 से 2 के बीच का टाइम है, 2 बजे तक तो मैं ये कह सकता हूं, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं करा है, अभी तक कम्युनिकेशन नहीं किया है। ओके, पॉसिबली शायद नहीं करेगा, बट चीजें चेंज हो सकती हैं। अगर इंडिया इसके पार्ट बनता है तो ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये
एग्जाम में आने वाला बिल्कुल मतलब बहुत हाई चांसेस होंगे, 70-80% ऊपर चला जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो यहां पे एक्सक्यूज मी, जो इनविटेशन जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है वो कौन कौन सी है? तो मेजरली आप देखोगे सारी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे आर द मेन कंट्रीज जिन्होंने एक्सेप्ट करा है। जैसे कि आप यहां देखिए पाकिस्तान, सो इंडिया को भी इनवाइट किया था, पाकिस्तान को भी किया था, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है। आई डोंट नो वो यहां पे क्या कंट्रीब्यूट करेगा, बट यस दे हैव डिसाइडेड कि दे वुड बी पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट इज सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की, कतर, इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन। यहां तक तो आप देखिए सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं दे हैव बिकम पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा हंगरी, अर्जेंटीना, वियतनाम एंड अदर कंट्रीज आर आल्सो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एज ऑफ नाउ 19 कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड इट, उसके बाद में और भी नंबर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे अगेन व्हाट डू यू थिंक कि आपको मेंबर्स याद करने की जरूरत है? माय सजेशन वुड बी कि आप याद ना करें, 19 कंट्रीज हैं तो इतने सारे थोड़ी ना याद किए जाते हैं। आप कोशिश ये करें कि आपका अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आप ऑड वन आउट करके आंसर निकाल पाए। जैसे कि बहुत सिंपल सी ऐसी चीज समझिए कि अगर मैं एग्जामिनर होता, आई नो कि 19 कंट्रीज उन्हें क्या मुझे ही याद नहीं होंगी, तो इसके लिए वो क्या करेगा, क्वेश्चन को ऑड वन आउट फॉर्म में बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं 4 ऑप्शन अगर दूंगा तो 3 तो इसमें से दे दूंगा और एक में शायद इंडिया पूछ लूंगा। ठीक है, तो इंडिया हो सकता है, या मैं यूएस उसके अंदर में इंक्लूड करूंगा, सो दैट आपसे अगर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर, तो यू नो कि यूएस वुड बी अ मेंबर। सो रेदर देन नोइंग हु एग्जैक्टली इज अ मेंबर, मैं यहां पे इसको क्रॉस चेक करके करूंगा। जैसे पॉसिबली रशिया और चाइना जो हैं वो इसके मेंबर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज जब बोर्ड ऑफ पीस कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा था सिक्योरिटी काउंसिल में, उस टाइम में रशिया और चाइना ऐसी कंट्रीज थे जो इसके फेवर में नहीं थे। तो पॉसिबली जब ये रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो वो शायद चांसेस आर वेरी हाई कि वो इसके मेंबर नहीं होंगे। या फिर व्लादिमीर पुतिन या रशिया इसका मेंबर बनता है तो इट वुड बी एन इंपॉर्टेंट न्यूज। तो मैं रेदर देन 19 कंट्रीज को याद करने की बताए, एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, किन कंट्रीज मुझे पता होनी चाहिए इसके मेंबर्स है, कौन सी कंट्रीज के मेंबर नहीं है, तो वो लॉजिकली मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ये मेंबरशिप है। तो अगेन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री इसमें जो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज आवर नेबर। ओके, फंडिंग मॉडल ये भी कंट्रोवर्शियल है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए अगेन हम सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अंदर में जो कंट्री मेंबर बनेगा उसकी मेंबरशिप की एक फीस है यहां पे। जैसे कि अगर आप परमानेंट मेंबर बनना चाहते हो बोर्ड ऑफ पीस का, उसके लिए कंट्री को पे करना है $1 बिलियन का पेमेंट। अब देखिए इसमें ये क्लैरिटी नहीं दी है कि ये जो मेंबर्स होंगे ये क्या कंट्री होंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी या कोई इंडिविजुअल भी इसका मेंबर बन सकता है नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर अंबानी $1 बिलियन पे कर सकता है तो क्या उसको मेंबरशिप मिल सकती है क्या? तो ये चीज अभी क्लियर नहीं है। ओके, और डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी फेमस कि वो हर चीज को एक बिजनेस की तरह देखते हैं, एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। ओके, एनीवे शुरुआत में आप मेंबर बनते हो तो पहले 3 साल के लिए आप नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर बन सकते हो। ओके, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर, तो पैसा नहीं दे रहे हो बट मेंबर बन सकते हो। लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपको शायद डिसीजन मेकिंग में उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं मिलेगा, बट एट द सेम टाइम जो ये बॉडी है इसको थोड़ी और वैलिडिटी मिलेगी। ओके, तो 3 ईयर की नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबरशिप है और $1 बिलियन की यहां पे आपको परमानेंट मेंबरशिप इसमें मिल सकती है। ओके, पॉसिबली अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो उसको ये पेमेंट भी करना पड़ेगा। फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसके अंदर में बोर्ड ऑफ पीस में जो 5-6 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, हमने सारे कवर कर लिए हैं। ओके, विच इज इंडिया एज ऑफ नाउ हैज नॉट मेड अ फाइनल डिसीजन। उनको भी इनवाइट दिया गया था बट इंडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ओके, क्यों नहीं किया है? तो इसके अंदर में हम कई रीजंस फाइंड कर सकते हैं। वन ऑफ द रीजंस इज कि इंडिया अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। इट डजंट वांट टू इन्वॉल्व, doesn't want to get involved in the politics of the Middle East. मिडल ईस्ट के पॉलिटिक्स में वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से इंडिया इसका पार्ट नहीं बन रहा है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये अंडर यूएन नहीं है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क। तो इसलिए इंडिया किसी ऐसे नॉन यूएन बॉडी का पार्ट नहीं बनना चाहता है जिसका फ्यूचर जो है, जिसका रोल जो है अभी तक प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं हो। एंड इसके अलावा एक और बॉडी प्रपोज्ड है। वो बॉडी क्या है? दैट इज अ मिलिट्री फोर्स जिसका नाम है आईएसएफ, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो यहां पे क्या करेगी,
करंटली जब ट्रांजिशनल गवर्नमेंट फॉर्म करी जा रही है तो ये आईएसएफ होगी जो गाजा को यहां पे गार्ड करेगी, लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में रहेगा, और बाद में जो लोकल पैलेस्टीन पॉपुलेशन है उनको ये ट्रेन करेगी फॉर फ्यूचर ऑफ गाजा। ओके, आई कैन सी हियर ईशांत इज द वन जिसने करेक्ट आंसर दिया, किसी और ने भी दिया था उसने डिलीट कर दिया आंसर। यूएसए, चाइना, रशिया, यूके एंड फ्रांस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नाइस। ओके, सो यहां पे आईएसएफ जो प्रपोज है इंडिया ने उससे भी पार्टिसिपेट करने का नहीं करने का डिसीजन लिया है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो इसको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए अगेन एक और वापस से वही टॉपिक जो हमने कुछ टाइम पहले डिटेल में डिस्कस करा है, विच इज योर मेती और कुकी-ज़ोमी का जो कॉन्फ्लिक्ट मणिपुर में चल रहा है, या जिसको मैं अदरवाइज मणिपुर में जो सिविल वॉर चल रहा है उसमें कंडेंस कर सकता हूं। उससे रिलेटेड एक और न्यूज अपडेट आया है कि पॉसिबली वापस से मणिपुर के अंदर में वायलेंस जो है वापस से हो सकता है, वायलेंस इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज एक मेती मैन को, मेती कम्युनिटी के एक पर्सन को किडनैप किया मणिपुर के अंदर में एंड देन ही वॉज किल्ड। ओके, तो ये जो वापस से टेंशन बढ़ा सकती है इस केस के अंदर में। ओके, तो यहां पे बिकॉज हम मेती कम्युनिटी, कुकी-ज़ोमी इसका बेसिक डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पे मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा एंड आई थॉट कि कुछ और नया करते हैं, एडिशन करते हैं, सो दैट आपको ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्यों इस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, क्यों ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफ अगर मैं आपको दूं, मणिपुर जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट का स्टेट। तो यहां पे आप ये मैप देखिए, अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का मैप जो है, वैसे तो इंडिया का मैप भी आपको बार बार देखते रहना चाहिए, सो दैट बहुत सारी चीजें जो हैं आपके मेंटल मैप तैयार होना जाए, पिक्टोग्राफिकल मेमोरी आपकी क्रिएट हो और ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि विच आर द स्टेट्स विच हैज अ बॉर्डर विथ मणिपुर, तो अगर आपको ये मैप याद होगा तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। जैसे कि मैं यहां देख सकता हूं, यहां पे असम है, असम की यहां से मणिपुर से बॉर्डर टच हो रही है, यहां पे नागालैंड है जिससे बॉर्डर टच हो रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी इसकी म्यांमार से सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर। सो देयर आर फोर स्टेट्स ऑफ इंडिया जिसकी म्यांमार से बॉर्डर टच होती है, वो कौन कौन सी ये भी आपको पता हो जाएगी। अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर और एक और ये है। अब यहां पे दो स्टेट्स हैं, एक त्रिपुरा एक मिजोरम है, तो कैसे याद करोगे, बांग्लादेश जो है उसकी बॉर्डर त्रिपुरा से टच होती है और म्यांमार जो है उसकी बॉर्डर मिजोरम से टच होती है। ओके, उसकी बॉर्डर मिजोरम से टच होती है। तो यहां पे, और अगर आप यहां देखोगे तो मणिपुर की बॉर्डर त्रिपुरा से टच नहीं होती है। तो कौन कौन सी स्टेट्स है इंडिया की जिससे बॉर्डर टच होती है, इट इज नागालैंड, असम एंड मिजोरम। मैं क्लास में एक बार ये बात बता भी चुका हूं आपको, एक स्टेट जिसकी सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बॉर्डर टच होती है वो असम है। ओके, असम की सारी जितनी भी स्टेट्स हैं सबसे बॉर्डर टच होती है। ठीक है, मेघालय एक ऐसी स्टेट है जिसकी बॉर्डर सिर्फ असम से टच होती है। ओके, तो मणिपुर की बॉर्डर इन 3 स्टेट से टच होती है एंड इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर भी है म्यांमार के साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं और ये अगर आप मैप करते हो तो इजीली आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, अब यहां लेफ्ट में अगर आप मैप देख रहे हो तो यहां पे ये मणिपुर का मैप है, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट का, मणिपुर की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका मैप है। तो यहां पे जो ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज मणिपुर और ये कलर कोडेड है। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आपको कौन से एरिया में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किसकी मेजॉरिटी वो पता करने की जरूरत नहीं है। इन केस फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दैट्स मोर देन इनफ। फिर भी इस मैप को अगर आप देखोगे तो आप ये समझ पाओगे कि जो मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज करना क्यों मुश्किल हो रहा है। ओके, तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर रहा हूं कि मणिपुर जो है ये एक हिल स्टेट है। ये एक हिली स्टेट है और मणिपुर के 90% जो एरिया, मणिपुर का जो 90% एरिया है वो हिली एरिया है। 90% हिली एरिया, 10% ही एरिया जो है वो इसका प्लेन एरिया है। ओके, एंड वी नो दिस कि ज्यादातर अगर किसी स्टेट में कोई प्लेन एरिया होगा तो मेजॉरिटी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट जो होंगी, बिल्डिंग्स होंगी, वो सब उसी मेन एरिया में, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो वहीं फोकस हो जाएगा। और इंटरेस्टिंगली मणिपुर का जो प्लेन एरिया है वो किसी बॉर्डर एरिया में नहीं है, वो मणिपुर के बिल्कुल सेंटर के अंदर में है। तो जो आपको ये बिल्कुल सेंटर में पार्ट दिख रहा है, दिस इज द प्लेन एरिया और इसके चारों तरफ जो है ये हिल्स हैं। ऑल ऑफ दिस आर हिली एरिया। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो इसका प्लेन एरिया वो चारों तरफ से एक हिली एरिया से आपका बॉर्डर्ड है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो यहां पे आपका प्लेन एरिया है, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, वो है मेती कम्युनिटी। तो जो यहां पे आप
लाइट रेड कलर या ऑरेंज कलर में देख पा रहे हो, ये मेती डोमिनेटेड रीजन है। ओके, तो मेती जो है डोमिनेट कहां करते हैं, तो समझना क्या है यहाँ पे, ऐसा नहीं यहाँ पे कुकी नहीं है, यहाँ पे नागाज नहीं है, बट यहाँ पे मेतीज डोमिनेट करते हैं। तो प्लेन एरिया जहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है, जहां पे गवर्नमेंट की सीट है, जहां पे आप वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, सारा मेजर डेवलपमेंट जो है कहां पे हो रहा है, मेती डेवलपमेंट एरिया में ही हो रहा है। आसपास का अगर हम रीजन देखें, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट द ग्रीन पार्ट देखते हो तो दिस इज नागा डोमिनेटेड। यहां पे जो नागास है, नागालैंड से बॉर्डर टच होती है, तो डू नॉट बी अंडर द इंप्रेशन कि नागा जो ट्राइब है वो सिर्फ नागालैंड में है, वो असम में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी है और आपके मणिपुर के अंदर में भी है। तो यहां पे जो ये एरिया है, यहां पे मेजोरिटी किसकी है, यहां पे नागा की है। ओके, फिर हम आते हैं यहां पे कुकीजोमी डोमिनेटेड रीजन में। ओके, तो यहां पे मणिपुर के अंदर में मेन कंफ्लिक्ट किसके बीच में है, वो कुकीजोमी के बीच में और मेती के बीच में। बट अब क्या है, विद टाइम वहां पे जो बाकी ट्राइबल्स हैं वो भी कुकीजोमी के साथ में आ चुके हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो है ओवरलैप होते हैं, सारे ट्राइब्स के इंटरेस्ट ओवरलैप होते हैं। तो यहां पे अगर आप कुकीजोमी एरिया देखोगे तो ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहां पे, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, जहां सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ है, वो है चुरचंदपुर। ओके, और यहां पे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है ये है कंगो पोकपी। अब ये डिस्ट्रिक्ट नाम जानने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट दिस चुरचंदपुर बिकॉज सबसे ज्यादा जो कंफ्लिक्ट हुआ है वो इस रीजन में हुआ है। यहां पे जो बॉर्डर्स हैं, ये वाला जो एरिया है जहां पे आपका कुकी का डोमिनेशन ज्यादा है और प्लस इनका ज्यादा है, सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट यहां पे हुआ है। इसके अलावा अगर आप इस एरिया में देखोगे, यहां पर भी ब्लू एरिया क्या है, कुकीजोमी डोमिनेटेड है। तो इस एरिया के अंदर में भी कंफ्लिक्ट हुआ है, लेकिन यहां पे एक बहुत ही ट्रेजिक चीज हुई है। ट्रेजिक चीज क्या हुई है कि ये जो एरिया है यहां से इनिशियली तो प्लेन एरिया और फिर हिल एरिया बनता है। तो ये जो एरिया है यहां पे डोमिनेशन तो कुकीज की है, लेकिन यहां पे बहुत सारे मेतीज भी रहते हैं। तो इस जहां पर भी ये जो एरिया था इसमें मिक्स पॉपुलेशन थी, कुकीजोमी भी पॉपुलेशन है यहां पे और मेती भी है। और यहां पे क्या हुआ है, जो विलेजेस हैं वो डिवाइड हो गए कुकी डोमिनेटेड विलेज में और मेती डोमिनेटेड। तो जितने भी मेती डोमिनेटेड विलेज थे उसमें से कुकीज को या तो मार दिया गया या दे वर आस्क्ड टू माइग्रेट अवे। तो वो सारे के सारे मूव करके टुवर्ड्स कुकीजोमी एरियाज, और जो कुकीजोमी में मेतीज थे दे वर आस्क्ड टू माइग्रेट या टू मूव अवे फ्रॉम दीज एरियाज। एंड जो लोग वहां पे बच गए या समहाउ दे वर नॉट सेंट, कि कुछ किसी कोई अगर राइवलरी रही होगी, कोई पर्सनल कंफ्लिक्ट भी रहा होगा, तो उन सब लोगों को मार दिया गया। सो लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड इन दीज रीजन्स एंड दिस रीजन मेजरली। तो यहां पे मेजर रीजन है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे जो ये वाला रीजन है जहां म्यांमार से बॉर्डर टच होता है, ये भी प्राइमरली ट्राइबल बेल्ट है, लेकिन यहां पर भी मिक्स पॉपुलेशन है। यहां पर कुकीज की पॉपुलेशन है एंड नागास की पॉपुलेशन भी है यहां पे। ओके, कुकीज की पॉपुलेशन भी है, नागास की पॉपुलेशन भी है और मेतीज की भी है। आप सिंपल सा ये समझिए कि अगर मैंने यहां पे इसको ऑरेंज कलर करा तो ऐसा तो है नहीं कि यहां बॉर्डर टच कर दी तो इसके आगे तो वो मूव ही नहीं करेंगे। ऑब्वियसली कुछ पॉपुलेशन इधर मूव करेगी, कुछ पॉपुलेशन यहाँ की यहाँ जाएगी। तो जहां जहां पे इनका पहले जहां जहां पे इन दोनों का कोई मिलना होता था, अब वहां पे ही कंफ्लिक्ट हो रहा है। ओके, फाइनली यहां पे जो एक ये रीजन बच रहा है जिरभीम, यहां पर भी क्या है, मिक्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स है और डिफरेंट यहां पे आपका मेती पॉपुलेशन भी है। बांग्लादेश असम से बॉर्डर टच हो रही है, तो इस वजह से यहां पे बहुत सारी बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है। तो यहां पर भी आपका एक अलग ही मिक्स बन चुका है। लेकिन प्राइमरली जो वायलेंस हो रहा है वो इस रीजन में हो रहा है और इस रीजन में हो रहा है। ओके, दिस इज द रीजन। एंड ये वायलेंस जो है इतना ज्यादा हुआ, इस तरीके से डिवीजन हो चुका है वहां पे कि देयर इज अ प्रॉपर पॉपुलेशन ट्रांसफर। मेती डोमिनेटेड एरिया में जितने भी कोकीज थे, दे हैव मूव्ड आउट ऑफ दोस एरियाज, चाहे वो किसी टाइम पे गवर्नमेंट का पार्ट रहे हो, वो कोई ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन में हो, आर्मी के किसी पोजीशन में रहे हो, स्टिल सारे कुकीज जो हैं वो इस प्लेन एरिया को छोड़ के उधर मूव कर चुके हैं। मेती जो डिफरेंट एरियाज में आपके लोकेटेड थे, दे हैव मूव बैक टू द इम्फाल वैली। ओके, तो यहां पे अब क्या हो रहा है कि विद टाइम एंड अगेन जब भी कोई और यहां पे नेगोशिएशन चलता रहता है, सो नाउ देयर आर सम वेस्टेड इंटरेस्ट जो चाहते हैं कंफ्लिक्ट कंटिन्यू रहे, बिकॉज उससे अब उनका क्या है, इकोनॉमी चलने लग गई है, उनका जो पैसा है वहां से बनने लग गया है। तो बार बार इस तरह के एब्डक्शंस और किलिंग्स होती हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन पीपल हु डोंट वांट कि वापस से पीस स्टैब्लिश हो, बिकॉज अब उनका जो इकोनॉमी है, उनका जो जॉब है वो यही हो चुका है। ओके, और ये एक बड़ा रीजन बन रहा है कि क्यों मणिपुर का अब हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, तो यहां पे हम कई बार ये चीज तो डिस्कस कर चुके थे कि इसके बीच में मेन कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है मणिपुर के अंदर में, और कौन कौन सी कम्युनिटीज इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं।
किस किस से बॉर्डर टच होती है, बट आई थॉट एक बार का हम अगर इस तरह से समझ लेंगे तो अब फ्यूचर में आपको होगा कि भाई सॉल्यूशन निकाला जा रहा है या कोई स्टेप लिया जा रहा है तो उसके पीछे का कंटेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स क्यों ले रही है, क्या तरीका निकाला जा रहा है जिससे इसको सॉल्व किया जा सके। ओके, तो ये है विथ रिगार्ड टू योर मेथी एंड योर कुकीजोमी कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे न्यूज ये कि एक एम्बिशियस हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। तो जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये एक अंडमान एंड निकोबार में ग्रेट निकोबार आइलैंड है, उसके ऊपर पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ओके, कितना बड़ा है कि इसका बजट जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट बजट एवर है किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट का, एंड इट इज अराउंड 92,000 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली। तो ये इनिशियल बजटिंग है, तो अब तो विद टाइम ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये 1 लाख करोड़ को इजीली पास कर जाएगा, पॉसिबली उससे भी ज्यादा जाएगा। तो यहां पे व्हाट आर अ प्लान कि भाई देखिए जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं आपके बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हैं, क्योंकि यहां से आपका साउथ ईस्ट एशिया स्टार्ट हो जाता है यहां से। तो अगर आप अंडमान निकोबार को अच्छे से डेवलप कर लो, जितना भी यहां पे शिपिंग होता है वो इसको एक यहां पे इसको ट्रांसपोर्ट की तरह, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांजिशनल पोर्ट की तरह इसको यूज कर सकता है। ठीक है, और ऑल्सो यहां से क्या है, आप इंडिया का भी जो ट्रेड है उसको भी आप और डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तीसरा इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे है, बिकॉज अगर यहां से हम फ्यूचर में चाइना को काउंटर करना चाहे और अंडमान निकोबार हमारा एक अच्छा नेवल बेस होगा, तो यहां से हम चाइना का जो एक्सेस है टू इंडियन ओशन उसको ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक नैरो सा स्ट्रेट है जिसको मलाक्का स्ट्रेट बोला जाता है, जिसके थ्रू चाइना पूरा नेवल ट्रेड टू अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप ऑल्सो यहीं से ही करता है। ओके, तो अगर हम मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दें तो वो एक हमारे लिए भी एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है ओवर चाइना, नेवल एडवांटेज हो सकता है। ओके, तो उसके लिए हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अनाउंस कर, इट्स एन इंफ्रा प्रोजेक्ट जिसके अंदर में हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि हम एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना चाहते हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है कि यहाँ पे पूरे पोर्ट यहाँ पे क्या है, पूरे के पूरे शिप्स खाली तो नहीं होते, तो कुछ आपके जो कंटेनर्स होंगे वो यहाँ पे अनलोड हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे लोड हो जाएंगे, आगे मूव हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि अगर किसी शिपिंग को कोई रिपेयर की, फ्यूल की, किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी ये पोर्ट वर्क करेगा, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। दूसरा, ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यहाँ पे ग्रीन फील्ड का मतलब होता है नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, कोई पुराना एयरपोर्ट नहीं, एकदम स्क्रैच से नया एयरपोर्ट डेवलप करी जाएगा और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट होगा। एक पावर प्लांट बनाने की बात है, करंटली जो पावर प्लांट प्लान है वो एक सोलर प्लांट बनाने की बात है, सोलर प्लांट बनाने की बात है। देयर आर सम न्यूज विच आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूक्लियर प्लांट ऑल्सो, कि शांति बिल आ गया तो शायद न्यूक्लियर बनाए, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू ये एक सोलर प्लांट बनाएंगे सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी को यहां पे हम यूज करें, और एक टाउनशिप भी डेवलप होगी यहाँ पे पूरी। ओके, तो नाउ अगेन यानी ग्रेट निकोबार आइलैंड जो वन ऑफ द लार्जेस्ट निकोबार एरिया, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड ही है, और इस ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर पे हमने अनाउंस करा है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ओके, अब ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है इंडिया का, तो इसकी जो लोकेशन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक है, सबसे ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। ओके, लाइज क्लोज टू द मलाक्का स्ट्रेट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मलाक्का स्ट्रेट जो है, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको मैप में सर्च करना है मलाक्का स्ट्रेट क्या है, तो ट्राई करिए गूगल मैप्स पे आप मलाक्का स्ट्रेट सर्च करना और उसको फिर जूम इन करना। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे मलाक्का स्ट्रेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ निकोबार, अभी हम यहाँ पे न्यूज का कंटेक्स्ट क्या है वो तो समझें पहले। ऑफिशियल कोवर्सिंग अस टू सरेंडर लैंड, तो निकोबार आइलैंड है ये कोई अनइनहेबिटेड आइलैंड नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, और जितनी भी ट्राइब्स यहाँ पे मौजूद हैं वो सब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती हैं, ऑल ऑफ देम आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दे आर वे बिहाइंड इन डेवलपमेंट मैट्रिक्स ऑल्सो। तो यहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, दे आर क्लेमिंग, जो ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं यहाँ के जो वैसे भी अंडर डेवलप्ड हैं, दे आर क्लेमिंग कि हमें गवर्नमेंट जो है वो फोर्स कर रही है हमारी लैंड को बेचने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली दे आर क्लेमिंग कि जो लॉ है जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो प्रोटेक्शन दिया गया, लैंड प्रोटेक्शन दिया गया है, वो कोई भी प्रोटेक्शन हम पे फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट इज द कंटेक्स्ट। तो यहां पे कौन कौन सी मेन ट्राइबल ग्रुप्स है, तो एक तो शोम्पेन ट्राइब है, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक निकोबारीज ट्राइब है। ओके, निकोबार की ट्राइब निकोबारीज है और एक शोम्पेन ट्राइब है। दोनों ट्राइब्स के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। ये जो ट्राइब्स हैं ये पर पीवीटीजी ग्रुप है एक आपका,
पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, 75 ग्रुप्स है, 75 ऐसी ट्राइब्स डिनोट करी गई हैं शेड्यूल ट्राइब्स में से जो ज्यादा ही वनरेबल है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, जिसमें से एक शोम्पेन ट्राइब भी एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है। ओके तो ये पीवीडीजीज हैं, दे आर क्लेमिंग कि हमें फोर्स यहां पे कोर्स करा जा रहा है कि आप अपनी लैंड को जो है वो दीजिए इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके एंड दे आर क्लेमिंग कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन है, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है यहां पे। ओके अब हाउ डू वी नो कि ये इस तरह से किया जा रहा है? तो जब भी कोई ट्राइबल एरिया होता है वहां पे ट्राइबल वेलफेयर के लिए एक ट्राइबल काउंसिल बनाई जाती है। ओके ट्राइबल काउंसिल बनाई जाती है जो एपेक्स बॉडी होती है, सबसे हाई बॉडी होती है, जो पूरे के पूरी कम्युनिटी को, ट्राइब को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे दिस इज अ स्टेटमेंट नॉट बाय सम इंडिविजुअल्स बट जो वहां की ट्राइबल काउंसिल है, जो ट्राइबल काउंसिल है निकोबारीज कम्युनिटीज की, उन्होंने ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करा है। ओके और दे आर पार्ट ऑफ अ वेरी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल आइलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रेट निकोबार जो है, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ शिपिंग, ऑल्सो ब्लू इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये एक बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकली फ्रेजाइल आइलैंड इकोसिस्टम है। यानी कि यहां पे अगर हम डेवलपमेंट अनकंट्रोल करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करते हैं, तो वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू द इकोलॉजी ऑफ द सराउंडिंग एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट एक और न्यूज आई थी, आपने शायद नहीं पढ़ी हो, बट जो ये आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये अर्थक्वेक जोन में आता है और यहां पे जो अर्थक्वेक का खतरा है वो हाईएस्ट लेवल का है। तो जो भी हम यहां पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर हमने यहां पे डेवलपमेंट एज पर जोन क्लासिफिकेशन नहीं किया, तो सारा का सारा जो हमारा डेवलपमेंट है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। एट द सेम टाइम बिकॉज वहां पे वी आर डेवलपिंग अ टाउनशिप ऑल्सो, सो इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स ऑल्सो। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी वहां पे क्रॉस हो सकती है। ओके एनीवे तो यहां पे ये चीज करी जा रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है कि जो ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वाई दे आर सेइंग कि हमारे को कोर्स किया जा रहा है, और ये कोर्स करने के बाद में भी क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। और उसका रीजन है कि हमारा जो लॉ है, हमारा एक स्पेसिफिक लॉ है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। वैसे तो इस लॉ का अगर फुल फॉर्म आप देखोगे तो उसका फुल फॉर्म है शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट में रहते आ रहे हैं ट्रेडिशनली, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने 2006 में स्पेशल लॉ क्रिएट करा था। और ये लॉ बहुत क्लियरली कहता है कि अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना है, जैसे ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो लैंड डाइवर्ट करी जा रही है दैट इज प्राइमरली फॉरेस्ट लैंड। तो जो फॉरेस्ट लैंड यहां पे डाइवर्ट करी जा रही है वो बिना ग्राम सभा की कंसेंट की, यानी कि जितने भी वहां पे ट्राइबल लोग हैं या जो भी लोग उस एरिया में विलेज में रहते हैं, उन सबकी कंसेंट के बाद ही जब वो यहां पे कंसेंट करेंगे तो ही फॉरेस्ट लैंड को आप डाइवर्ट कर सकते हो। देयर एलिगेशन इज, ट्राइबल काउंसिल क्या एलिज कर रहा है कि यहां पे ग्राम सभा से कंसेंट अभी तक नहीं ली गई है। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है हर इंडिविजुअल की, ये तो कम्युनिटी राइट हो गया, हर इंडिविजुअल की लैंड राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। वो क्या कहता है कि यहां पे हर किसी पर्सन का एंसेस्ट्रल और कस्टमरी जो लैंड राइट है उसको भी प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट राइट के अंदर में आपका एक ड्यूटी है। ओके और ये जो लॉ है ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स एंड लाइक निकोबारीज, इन सब के ऊपर पे अप्लाई होता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है तो ये न्यूज हो जाएगा विथ रिगार्ड टू द ग्रेट निकोबारीज प्रोजेक्ट। ओके इंडियन एक्सप्रेस से भी एक और न्यूज देख लेते हैं। अगेन आई हैव सीन कि भाई मैं यूजुअली एक लीगल न्यूज आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, जैसे कि यहां पे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके का भी लीगल का, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कुछ रूल्स में एक चेंज हुआ है बड़ा, उस रूल के कंटेक्स्ट में हम थोड़ा बहुत डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और वो रूल चेंज क्या हुआ उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको न्यूज का कंटेक्स्ट ही बता देता हूं कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो यहां पे जो आपकी बिग डेटा कंपनीज है, बिग डेटा कंपनीज मतलब जिनके पास में बहुत सारा यूजर डेटा होता है, बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट योर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जैसे कि गूगल है, मेटा है, अमेजॉन है, ये सब बहुत सारे इंडियंस का डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो जिन कंपनीज, बिग डेटा कंपनीज के पास में इतना सारा डेटा होता है, उनको डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में अलग कैटेगरी में रखा गया है। दे आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। ओके सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, फिड्यूशरी वर्ड का मतलब ही होता है कि यहां पे ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है।
ठीक है, तो डेटा फिड्यूशियरी क्या है, जो कोई भी ट्रस्ट के बेसिस पे डेटा को आपका प्रोसेस कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी एक काम कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस नहीं कर रहे, प्रोसेस कर रहे हैं बट कलेक्ट नहीं कर रहे, या उसको यूज नहीं कर रहे, या यूज कर रहे हैं ना उन्होंने कलेक्ट किया था ना प्रोसेस किया था, कहीं और से लिया था, हर कोई डेटा फिड्यूशियरी की डेफिनेशन में फॉल करेगा। जिसके पास में भी डेटा पहुंच रहा है कंज्यूमर्स का, वो सब डेटा फिड्यूशियरी है। लेकिन इसमें जो बिग डेटा कंपनीज है, जो बहुत सारा डेटा को प्रोसेस करती हैं, स्टोर करती हैं, कलेक्ट करती हैं, उनको अलग कैटेगरी में करा गया एसडीएफ, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी, यानी कि ये ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर पे जो कंप्लायंस नॉर्म्स हैं वो और भी ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं या और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, यहां पे क्या डिसाइड करा गया कि अभी आपके डेटा प्रोटेक्शन रूल्स आए, तो उसके अंदर में ओरिजिनली जो टाइमलाइन था कि जितनी भी कंपनीज हैं इनको कंप्लाई करना है विद डेटा प्रोटेक्शन एक्ट विद इन 18 मंथ्स, इन सबको टाइम दिया गया था 18 मंथ्स का। और अब यहां पे प्रपोजल है, अभी तो ये प्रपोजल स्टेज में है, बट पॉसिबली ये आपका पास हो जाएगा, तो इन 5-7 डेज विल हियर अबाउट इट। एंड द न्यूज इज कि इस टाइम लाइन को शॉर्टन करके 18 मंथ से इसको 12 मंथ्स का कर दिया गया। सो अभी क्या रहेगा, दिस वुड बी नॉट फॉर 18 मंथ्स बट फॉर 12 मंथ्स। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई मेक श्योर कि आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको इसका आंसर मिल पाए। एनीवे, यहां पे 12 मंथ्स के अंदर में करना है। अब ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, तो इसका जो हेडिंग है डीपीडीपी एक्ट है, इसी की हेडिंग से, इसी के नाम से ही हम इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जो एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, पर्सनल डेटा, बट कौन सा वाला, मैनुअल या डिजिटल, तो डिजिटल। तो याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डेटा पे अप्लाई होता है। डिजिटल डेटा से मतलब क्या है कि मैंने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे या डिजिटल फॉर्म में डेटा को यहां पे एक्वायर किया है या उसको कन्वर्ट करा है, मैनुअली लिया था बट फिर उसको मैंने इसको चेंज कर दिया इनटू डिजिटल डेटा। तो जरूरी नहीं है कि मैंने उसको डिजिटली ही मैं कलेक्ट करूं, मैं हो सकता है उसको मैनुअली कलेक्ट कर रहा हूं बट फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, डिजिटल डेटा के अंदर। तो यहां पे डिजिटल फॉर्म में जो भी डेटा होगा, कौन सा वाला डेटा, पर्सनल डेटा। ठीक है, यानी कि अगर कोई पब्लिक डेटा है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पर्सनल डेटा भी हो सकता है, पब्लिक डेटा भी हो सकता है। ठीक है, अब पर्सनल है या पब्लिक है, कैसे होगा, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पब्लिक डेटा है, मतलब पब्लिक के लिए ओपन है, तो वो पब्लिक डेटा में होगा। अब वो चाहे पर्सनल है आपसे बट वो पब्लिक डेटा ट्रीट होगा। पर्सनल डेटा क्या है, विच इज रिलेटेड टू यू एंड विच यू हैव केप्ट प्राइवेट। तो अगर मैंने लेट्स से अमेजॉन को मेरा डेट ऑफ बर्थ दिया है फॉर माय आइडेंटिफिकेशन, तो वो जो डेटा है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, वो पब्लिक डेटा नहीं है। नॉट एनीवन एंड एवरीवन कैन लुक एट दैट माय डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे समझिए कि इंस्टाग्राम पे अगर डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो इट डजंट मीन कि वो डेटा पब्लिक डेटा हो चुका है और उसको वो आगे जाके सेल या प्रोसेस कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है। जैसे कि आप देखोगे कि शायद आपने किसी जारा को कभी अपना बर्थ डेट नहीं बताया होगा, लेकिन जब आपका बर्थडे होगा या बर्थडे मंथ होगा, आपके पास में जारा के एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो पॉसिबली होता कैसे कि किसी और कंपनी को आपने अपना डेट ऑफ बर्थ कहीं यूज करवाया था, कहीं पे आपने एंट्री करी थी, और वो डेटा या तो सेल कर दिया गया या लीक हो गया है, और अब जारा के पास में वो डेटा है जिसके थ्रू वो आपका डेट ऑफ बर्थ जानता है। तो यहां पे जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो डिजिटल पर्सनल डेटा को ही प्रोटेक्ट करेगा। ओके, आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन स्टिल आस्क मी। ओके, तो यहां पे ये जो डेटा है ये हमने लॉ कब बनाया है, सो दिस वाज मेड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो क्या कमेंट बॉक्स में मुझे कोई बता सकता है, बिकॉज हम कई बार उस जजमेंट को डिस्कस कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा वो जजमेंट है जो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करता है। ओके, सो यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपका सुप्रीम कोर्ट का कौन सा वो जजमेंट है जिसने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट यहां पे डिक्लेयर करा है। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए आप, तब तक मैं आगे बताता हूं आपको। इसके जो रूल्स हैं कि इंप्लीमेंट कैसे होगा, उसके रूल जो हैं वो नोटिफाई हो चुके हैं 2025 में, और बहुत डिले के बाद 23 में एक्ट इनेक्ट हो गया था, 2018 में ड्राफ्ट आया था इसका, बट अब इसके ऑपरेशन हो चुके हैं, जो बेसिकली ये बताएगा कि प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल डेटा कैसे करना है, किस किस पे अप्लाई होता है पर्सनल डेटा जो डिजिटली कलेक्ट किया गया हो, प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया लिंक टू ऑफरिंग गुड्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। यस ईशांत, आपने सही, के एस पुट्टुस्वामी, के पुट्टुस्वामी नहीं है वो, के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। यस, 2017 का केस है क्या, चेक द ईयर अगेन, 2019 तो नहीं है।
ओके, बट यस, के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है आपका, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। एनीवे, सो एज आई वाज सेइंग कि भाई देखिए, डेटा जरूरी नहीं है इंडिया के अंदर ही हो, अगर उसकी प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया, जैसे अमेजॉन है या गूगल है, वो लेट्स से यूएस के अंदर में डेटा को प्रोसेस कर रहा है, लेकिन डेटा किसका है? डेटा तो इंडियंस का ही है। तो इस केस के अंदर में बिकॉज वो इंडिया में गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंडियंस को गुड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये डेटा भी चाहे बाहर प्रोसेस हो रहा है, बट ये डीपीडीपी एक्ट के अंदर में फॉल करेगा। ओके, अब आ जाते हैं हम कि भाई इसमें रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन सी मेन बॉडी है जो यहां पे इस लॉ को इंप्लीमेंट करेगी। इन केस अगर कोई डेटा फिड्यूशियरी यहां पे कुछ गलत करता है तो उस पर पेनल्टी लगा सकती है। ओके, तो 2017 ही है, यस के.एस. पुट्टुस्वामी 2017 ही होगा। ओके, थैंक यू। तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर द लॉ जो इस लॉ को इंप्लीमेंट करेगी। ओके, तो ये सारे पॉइंट जो है आपको पता होने चाहिए। और देखते हैं इसके अलावा की कंसेप्ट में आपको एक बार का डिस्कस कर लेता हूं। वैसे मैं पहले भी इसको डीपीडीपी एक्ट को डिस्कस कर चुका हूं, इसकी एमआईटी भी है। ओके, पर्सनल डेटा क्या है? कोई भी ऐसा डेटा जिससे आप इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, डेटा प्रिंसिपल कौन होता है? तो आप जो यूजर कंटेंट है, जो आप यूजर हो, वो किसकी डेफिनेशन में आता है? डेटा प्रिंसिपल में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। आप डेटा प्रिंसिपल सोचो कि जो डेटा को लेता है वो है, वो नहीं, जो डेटा जिसको बिलोंग करता है इंडिविजुअल, वो डेटा प्रिंसिपल है। डेटा फिड्यूशियरी में आपको बता ही चुका हूं कि जो यहां पे आपके डेटा को प्रोसेस कर रहा है, यूज कर रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज द डेटा फिड्यूशियरी। फिर एक डेटा प्रोसेसर है। अब डेटा प्रोसेसर क्या है? देखिए, फिड्यूशियरी जो है वो डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है, बट हो सकता है फिड्यूशियरी समवन हु इज कलेक्टिंग द डेटा और यूजिंग द डेटा, बट जो प्रोसेसिंग है वो उसने किसी और को दे रखी है। तो डेटा प्रोसेसर जो है वो भी उसका पार्ट है। डेटा प्रोसेसर की भी वही ड्यूटीज हैं जो एक डेटा फिड्यूशियरी की है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है, फिड्यूशियरी को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। जो हमारा अभी जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है वो है कि ये सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरीज की क्या ड्यूटी है। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी जो यहां पे उसे क्लासिफाई करेगा। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है? तो इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड हाउ सेंसिटिव द पर्सनल डेटा बीइंग प्रोसेस्ड, कि जो सेंसिटिविटी है डेटा की और कितना डेटा प्रोसेस हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बेसिस पे क्लासिफाई करता है कि कोई डेटा फिड्यूशियरी में आएगा या सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी। फॉर एग्जांपल, मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जो बहुत सारे करोड़ ऑफ पीपल का डेटा यहां पे प्रोसेस करते हैं, कलेक्ट करते हैं, यूज करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? एसडीएफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये वो दिस इज द क्लास ऑफ दोज डेटा फिड्यूशियरी जिनके ऊपर पे गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है कि जो डेटा इनको प्रोसेस करेंगे वो 18 मंथ्स के अंदर में नहीं करना है, वो इन्हें 12 मंथ्स के अंदर में करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम बोथ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, अगर पॉसिबल है नोट्स बनाइए। क्लैट प्लस स्टूडेंट्स को नोट बनाने की रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है, हम ट्राई करेंगे कि आपके क्लासरूम्स में ही इन सबको भी, सारे न्यूज आइटम्स को कवर करें, लेकिन अगर आप पॉसिबल है, आपके पास में टाइम है, तो आप शॉर्ट में इनके नोट्स बना सकते हैं। ओके, सो अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ जाते हैं, विच एवरीवन वेट्स फॉर, विच इज कि भाई इस जो न्यूज एनालिसिस आपने पढ़ी है, क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो क्या आप उनको इजीली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ओके, सो लेट्स कम टू द 20 जीके क्वेश्चंस फॉर टुडे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पराक्रम दिवस से है। सो अगेन इफ यू वांट टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आपको क्या करना है? आपको 1 लिखना है और फिर उसके आगे 1A या 1B, 1C, 1D डिपेंडिंग ऑन द आंसर देना है। 2A, 2B, 2CD, 2D करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। पहला क्वेश्चन, किस दिन आपका पराक्रम दिवस ऑब्जर्व होता है इंडिया के अंदर में? ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, ठीक है, सो दैट सबके पास में एक फेयर चांस हो, और जितना जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा। फर्स्ट का आंसर क्या है? सो यस, यू आर करेक्ट, फर्स्ट का आंसर है ए, सो इट इज 23 जनवरी, राइट। सेकेंड देखते हैं, पराक्रम दिवस कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर? किस फ्रीडम फाइटर के बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करता है? 2 का आंसर क्या देंगे आप? व्हाट वुड बी द आंसर टू 2? सो इट इज सी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इजी है क्योंकि आपने न्यूज एनालिसिस जस्ट देखा है, इनको आप रिवाइज नहीं करोगे ये भी भूल जाओगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थर्ड, पराक्रम दिवस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? कौन से नंबर का बर्थ एनिवर्सरी था ये? थर्ड पे, थर्ड क्वेश्चन है आपका, कौन से नंबर का था? सो इट वाज द 129, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, गुड, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
अदर्स ऑल्सो प्लीज ट्राई, आप देखते तो हैं बट आंसर नहीं करते हैं, लाइव रिप्लाई करिए उसी टाइम में, बेस्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ विच आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्वेश्चन पूछा है आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के सुप्रीम कमांडर, हो सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के भी हेड रहे हों, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक करके, आर्मी हटा देता हूं मैं यहाँ पे, फॉरवर्ड ब्लॉक के भी वो चेयरमैन थे, लेकिन यहाँ पूछा गया किस सुप्रीम कमांडर थे, किस आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये भी हमने डिस्कस करा, ही वाज द लीडर ऑफ INA, इंडियन नेशनल आर्मी, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। इज देयर एनीवन हु नोस कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किससे डील करती है? ओके तो ये भी फ्रीडम फाइटिंग से, उसके फ्रीडम फाइटर से रिलेट करती है आपके। एनीवे फोर्थ का आंसर सी है, यस यू हैव गिवन द राइट आंसर। फिफ्थ पे आ जाते हैं, अदर्स आल्सो प्लीज ट्राई टू रिप्लाई। थय्यम इज अ रिचुअलिस्टिक आर्ट फॉर्म प्राइमरली प्रैक्टिस इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। आज हमने थय्यम भी डिस्कस करा है, थय्यम किस एरिया में होता है। सो यहां पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो वैसे तो दो स्टेट्स हैं, एक तो है नदर्न केरला और एक है पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, लेकिन यहां कर्नाटका मेंशन नहीं है, राइट। अगर केरला होता, नदर्न केरला होता और फिर कर्नाटका होता तो भी मैं केरला को करता, बिकॉज इट प्राइमरली बिलोंग्स टू केरला, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अ रिचुअल ट्रेडिशन सिमिलर टू थय्यम प्रैक्टिस इन कर्नाटका। तो कंतारा मेरे को वो मूवी बहुत पसंद है, उससे फिर से क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, आई होप एग्जामिनर को पसंद हो, इसका क्वेश्चन पूछ लेगा। सिक्स का आंसर क्या है आपका? सिक्स का आंसर क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसने न्यूज एनालिसिस प्रॉपरली फॉलो किया वही आंसर कर पाएगा इसको आज। सिक्स का आंसर क्या है? सिक्स का आंसर है यस, करेक्ट, सिक्स का आंसर है ए, भूत कोला, सिक्स का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखिए सिक्स का दोनों आपने गलत दिया आंसर, इट्स नॉट बी, इट्स ए। गरबा कैसे आंसर कर रहे हो आप सिक्स का? ओके सेवन पे आते हैं, सेवन देखते हैं आप सही कर पाते हैं या नहीं। सेवेंथ इज मैनी थय्यम deities are believed to be manifestation और closely linked with which Hindu deities। किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो? सो दे रिप्रेजेंट योर शिव एंड शक्ति, शिव एंड शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। सेवेंथ का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज बोर्ड ऑफ पीस रिलेट्स टू। बोर्ड ऑफ पीस किससे रिलेट करता है? सो इट्स रिलेट टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गाजा सीज फायर एंड रिकंस्ट्रक्शन। एट का आंसर बी होगा। नाइन्थ पे आते हैं, देखते हैं नाइन कर पाते हैं क्या। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जिसने आज का रेजोल्यूशन देखा था कि मैंने आपको बताया भी था, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ पीस जो प्रपोज है वो सिक्योरिटी काउंसिल के किस रेजोल्यूशन से अपनी लीगैलिटी डिराइव करता है? तो इट डिराइव्स इट लीगैलिटी फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 2803। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा डी। टेंथ पे आ जाते हैं, यस गुड। हु इज प्रपोज टू चेयर द बोर्ड ऑफ पीस, कौन चेयर करेगा? तो यहां पे देखिए ऑप्शंस में नाम नहीं है, पोजीशन है, तो यहां पे मैं यूएस प्रेसिडेंट को टिक कर दूंगा। टेंथ का आंसर हो जाएगा ए। 11th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ पीस। अब देखिए ये वो क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा था कि जरूरी नहीं है 19 कंट्रीज कौन सी हैं, आगे जाके 50 कंट्री कौन सी हैं। आपको ये देखना है कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया नहीं किया है। एंड वी नो इंडिया एज ऑफ नाउ हैज नॉट ज्वाइन इट। जापान कनाडा का लेट्स से आई एम नॉट श्योर, बट आई नो पाकिस्तान इज वन कंट्री इंडिया से कनेक्ट करते हुए कि दोनों को इनवाइट हुआ था, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है। तो 11th का आंसर मैं सी निकाल लूंगा, ऑल्दो आई एम नॉट अवेयर कि भाई जापान कनाडा ये लोग मेंबर्स हैं या नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द बोर्ड ऑफ पीस। क्या चाहिए होता है भाई, कितना है परमानेंट मेंबरशिप के लिए, कितना पैसा देना होगा? $1 बिलियन। तो 12th का आंसर हो जाएगा डी। 13th पे आ जाते हैं, व्हाट इज इंडिया करंट स्टांस रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड ऑफ पीस। इंडिया का करंट स्टांस क्या है? 23 जनवरी का क्वेश्चन है, ओके तो याद रखना ही 23 जनवरी तक क्या हुआ है, अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया हमने, ना रिजेक्ट करा है ना ज्वाइन किया है, नाउ साउथ परमानेंट मेंबरशिप है, अभी ज्वाइन नहीं किया। 13 का आंसर है ए। ओके अगेन ये आप सोचिए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई हैज इंडिया डिक्लाइन पार्टिसिपेशन इन द प्रपोज्ड आईएसएफ। जो मिलिट्री फोर्स है उसको क्यों नहीं ज्वाइन किया इंडिया ने? सो द रीजन इज कि अभी ये यूएन मैंडेटेड नहीं है, इसलिए नहीं किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 का आंसर है बी। आई होप आप ये सब आंसर सही कर पाओ। 15 पे आते हैं, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली कितने का है? सो इट इज 92,000 करोड़ रुपीज। तो प्रपोज्ड बजट इसका है 92,000 करोड़। तो 15 का आंसर है डी। लेट्स सी आप 16 आंसर कर पाते हैं क्या।
Which indigenous tribal community is most directly affected by land diversion under the Great Nicobar project? ओके, तो दो हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में, दो ट्राइब्स हैं, एक तो निकोबारीज हैं और एक शॉम्पेन ट्राइब है। शॉम्पेन यहां मेंशन नहीं है, तो निकोबारीज वुड बी द आंसर। 16 का आंसर है सी। 17 का देखते हैं। कंसेंट फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड अफेक्टिंग शेड्यूल ट्राइब इज मैंडेटेड अंडर विच लेजिस्लेशन? तो हमने डिस्कस करा था शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2006, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, गुड। सो आई कैन सी योर आंसर्स। अब आप सारे एक क्वेश्चन आपने गलत दिया था आंसर, बाकी सब आप सही आंसर्स कर रहे हो। 18 पे आ जाते हैं। किस साल में आपका डीपीडीपी एक्ट आया है? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ईयर पूछ लिया जाता है आपसे एक्ट का। तो डीपीडीपी एक्ट किस साल में आया था, ये आंसर करिए आप। ओके, सो डीपीडीपी एक्ट केम इन द ईयर 2023। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं। द डीपीडीपी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द बैकड्रॉप ऑफ विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? तो ये मैं आपसे पूछ चुका हूं, पहले ही आंसर कर चुके हो। कौन सा जजमेंट है जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल डिक्लेयर करा गया है? वो है पुट्टुस्वामी जजमेंट। तो 19 का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं। विच मिनिस्ट्री इज द नोडल अथॉरिटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीडीपी एक्ट? डीपीडीपी एक्ट को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? लेट्स सी, कैन यू आंसर दिस? कौन सी है इसके अंदर में? 20th का आंसर क्या है? ये मैंने डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज इसके लिए आपको एमआईटी देखनी पड़ेगी अगर आपको इसका आंसर देना है तो। ओके, एनीवे आई एम गिविंग यू द आंसर। आई कैन सी सम ऑफ यू आर आंसरिंग नाउ। 20th का आंसर क्या है? इट इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम माइटी मिनिस्ट्री भी कहते हैं। ओके, तो 20th का सी। और एक फाइनल, हर बार की तरह एक बोनस क्वेश्चन, 21st। Which of the following entities most likely to be designated as a significant data fiduciary under DPDP Act? तो अगर आपको SDF कौन बन सकता है वो समझ आ गया होगा, तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। SDF कौन बनता है? जो बहुत सारा डेटा प्रोसेस करता है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल करता है? मे बी करता है, बट क्या बहुत ज्यादा करता है? पॉसिबली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अगर बहुत बड़ी साइज भी है उसकी, तो 10 से 12 लाख लोगों की, करोड़ तो नहीं जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक पॉसिबल है, यस, कि किस सिचुएशन में हो सकता है, एक दो बैंक्स आपके हों जो करोड़ भी करते हो, बट इसको एज अ कैटेगरी देखो तो एसडीएफ में नहीं आएगा। तो क्या लोकल ई कॉमर्स स्टार्टअप? लोकल है तो फिर नहीं। बड़ा ई कॉमर्स स्टार्टअप है लाइक फ्लिपकार्ट, तो पॉसिबली यस। बट क्या ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? तो ऑब्वियसली वो एसडीएफ में फॉल करेगा ही करेगा। तो 21 का करेक्ट आंसर है बी। एंड आई कैन सी आपने करेक्टली इसको आंसर किया है, विच मींस यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑल्सो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट 21 जीके क्वेश्चंस अलोंग विद द न्यूज एनालिसिस व्हिच वी डिड। सो आई होप ये इनिशिएटिव आपके लिए यूजफुल हो। इन केस ऑफ एनी कमेंट फीडबैक, प्लीज रिप्लाई बैक टू अस, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।